किस्मतपुर गांव एक ऐसी जगह थी जहां समय जैसे रुक सा गया था। पहाड़ियों और नदी के बीच बसा यह गांव सुंदर तो था, लेकिन यहाँ का जीवन कठिनाइयों से भरा था। गांव वाले धूप में मेहनत करते, लेकिन गरीबी और प्रकृति के थपेड़ों से लड़ना उनकी नियति बन चुकी थी। अरे श्यामलाल, ये लो तुम्हारा खत। वैसे सुना है तुम अपनी लड़की को पढ़ाने में लगे हो? अरे सच बोलो, पढ़ लिख कर वो क्या कर लेगी? आखिर में तो चूल्हा चौका ही उसका ठिकाना है ना? रुक जाओ एक पल, ये क्या बात हुई? जमाना बदल गया है और तुम अभी भी वही पुरानी बातें लिए बैठी हो। बदल गया होगा तुम्हारे लिए। यहाँ गांव में तो लोग आज भी लड़का पैदा करने के लिए भ्रूण हत्या तक कर डालते हैं। सब अपनी मेहनत लड़कों पर लगाते हैं और तुम एक लड़की के लिए सारी जिंदगी खपा रहे हो। हाँ, खपा रहा हूं, और गर्व से। मेरी बेटी किसी लड़के से कम है क्या? आज लड़कियां हर जगह नाम कमा रही हैं, डॉक्टर बन रही हैं, अफसर बन रही है। तुम बताओ, उसे चूल्हे तक सीमित रखना कहां की समझदारी है? लेकिन गांव वाले क्या कहेंगे? कुछ तो। गांव वालों की सोच उनकी, मेरी बेटी का भविष्य मेरा। मैं उसे आसमान छूते देखना चाहता हूं और इसके लिए चाहे जितनी मेहनत करनी पड़े, मैं पीछे नहीं हटूंगा। अरे जाओ भाड़ में, तुम्हें कभी मेरी बात समझ नहीं आएगी। बस मेरा पैसा वापस कर दो, ब्याज समेत। और हाँ, ये वादे इरादे कहीं और जाकर दिखाना। मुझे यहाँ मत बेवकूफ बनाओ। श्याम एक गरीब किसान है जिसकी पत्नी 20 साल पहले चल बसी। अब बस उसकी बेटी ही उसका सहारा है जो शहर में पढ़ती है। गांव वाले उसे ताने देते हैं, लड़की को क्यों पढ़ाते हो? ये शब्द उसके दिल को छलनी कर देते हैं, मगर वह चुपचाप सब सहता है, बस अपनी बेटी के सपनों के लिए। भाग्यवान, तुम मुझे इस कठिन जीवन में अकेला छोड़कर क्यों चली गई? आज 20 साल हो गए और हर पल तुम्हारी याद मेरे सीने को चीरती है। हमारी बेटी आज अपनी कक्षा में अव्वल आई है। ये उसकी कामयाबी तुम्हारी ही परछाई है। हर बात में, हर अंदाज में वो तुम पर ही गई है। काश तुम आज यहां होती, मेरे इस दर्द को हल्का करने के लिए, मेरी इस खुशी को पूरा करने के लिए। इस कहानी में एक और किरदार, जिसमें एक लालची और बेईमान जमींदार हरिप्रसाद शर्मा अपनी चालाकी से गरीब किसानों को परेशान करता था। जमींदार हरिप्रसाद शर्मा अपनी जमीन गरीब किसानों को उधार पर देता था और बहुत ज्यादा टैक्स वसूल किया जाता था, जिससे किसानों को इतनी मेहनत करने के बाद भी कुछ नहीं मिलता था। पूरा गांव भूखमरी और उस जमींदार के अत्याचार से त्रस्त था। अरे रामू, ये गरीब लोग कीड़े मकोड़ों की जिंदगी जीते हैं। मालिक, ये गांव वाले दिन रात आपके खेतों में पसीना बहाते हैं, उनकी हड्डियां तक गल जाती हैं, पर आप उन्हें पूरा हक भी नहीं देते। आपकी कृपा से ये लोग और भी गरीब हो जाएंगे। रामू, तू नहीं समझेगा, ये दुनिया ऐसे ही चलती है। मैं अगर इन्हें ज्यादा दूंगा तो ये मेहनत करना छोड़ देंगे। इनकी भलाई के लिए ही थोड़ा कम देता हूं। वैसे भी मेरे पास अपने खर्चे हैं, हवेली, रुतबा, सब कुछ तो संभालना पड़ता है। इनके पास तो बस 2 वक्त की रोटी का ठिकाना है, फिर भी शिकायत करते हैं। जमींदार ये सब बातें कर रहा था कि तभी श्याम नाम का गरीब किसान मुंह लटकाए दुखी मन से आता है। साहब, मैंने सुना है कि आप गरीब किसानों को जमीन देते हैं। हाँ भाई, तुमने बिल्कुल सही सुना। मैं अपनी जमीन पट्टे पर देता हूँ। साहब, मुझे भी पट्टे पर दीजिए। मैं आपकी जमीन पर 1 साल तक काम करना चाहता हूँ। मेरा नाम श्याम है और मैं पास के गांव रामपुर में रहता हूँ। ठीक है श्याम, मैं तुम्हें अपनी जमीन पट्टे पर दूंगा, लेकिन इसके लिए मेरी कुछ शर्तें हैं। ठीक है साहब, बताइए आपकी शर्तें क्या हैं? शर्त यह है कि तुम्हें मेरी जमीन पर मेहनत करनी होगी और 1 साल बाद उस जमीन की आधी फसल तुम्हारी होगी और आधी मेरी। ठीक है साहब, मैं आपकी शर्त मानता हूँ। जमींदार से जमीन लेने के बाद श्याम अपने घर लौट जाता है।
अगले दिन वह खेत में मेहनत से खेती शुरू करता है। अच्छा, मुझे जमींदार से जमीन मिल गई। अब मैं इस पर खेती शुरू करूंगा। उम्मीद है इस साल फसल अच्छी होगी। मुझे खूब मेहनत करनी होगी, तभी मेरे लिए कुछ बचेगा। श्याम दिन रात उस जमीन पर मेहनत करता है। श्याम दिन रात उस जमीन पर मेहनत करता है और फसल उगाता है। कुछ महीनों बाद फसल तैयार हो जाती है। श्याम फसल काटना शुरू करता है। श्याम की फसल की खबर जमींदार तक पहुंचती है। साहब, क्या आपको पता है, आज श्याम अपनी फसल काट रहा है। इस साल उसने बहुत अच्छी फसल उगाई है। ये तो बहुत अच्छी खबर है। चलो देखने चलते हैं। श्याम, फसल तैयार हो गई। इस बार फसल बहुत अच्छी लग रही है। हाँ साहब, इस बार मैंने गेहूं की फसल उगाई है। इतनी अच्छी फसल के लिए मैंने इस खेत में खून पसीना एक कर दिया। दिन रात मेहनत की, तभी फसल इतनी शानदार हुई। अब कटाई भी शुरू कर दी है। अरे भाई, तुम्हारी मेहनत से क्या हुआ? यह मेरी उपजाऊ जमीन का कमाल है। मेहनत करो या न करो, फसल तो होनी ही थी। साहब, जमीन उपजाऊ हो, लेकिन बिना मेहनत के फसल कैसे उगेगी? मैंने बहुत मेहनत की है। ज्यादा बात मत करो श्याम, मजदूर भी मेहनत करते हैं। असली कमाई जमीन वाले की होती है। शर्त के मुताबिक जल्दी से मेरे हिस्से की आधी फसल काट दो, मुझे जल्दी जाना है। यह कहकर जमींदार हरिप्रसाद शर्मा सारा अच्छा गेहूं ले लेता है और खराब फसल श्याम के पास छोड़ देता है। यह देखकर श्याम निराश हो जाता है। हे भगवान, इतनी मेहनत के बाद मुझे बस इतना मिला। हम गरीबों को ऐसे ही लूटा जाता है। मेहनत हम करते हैं, पसीना हम बहाते हैं, रात दिन खटते हैं और फिर भी हाथ खाली रह जाते हैं। ये कैसी परीक्षा है तेरी, ऊपर वाले? कब तक ये अन्याय सहते रहे? कब मिलेगी अपनी जमीन, अपनी वो छोटी सी खुशी जो हमारा हक है? मन रोता है, दिल टूटता है, फिर भी उम्मीद की एक किरण ढूंढता हूं, पर हर बार निराशा ही हाथ लगती है। कब बदलेगा ये सब? श्याम अपनी जिंदगी इसी तरह गुजार रहा था, जैसे एक बोझिल दिनचर्या का हिस्सा बन चुका हो। कुछ महीनों बाद उसकी बेटी रानी, जो शहर में पढ़ाई के लिए गई थी, गांव लौटती है। गांव की बदहाली और उदासी भरा माहौल देखकर उसका दिल भर आता है। पिताजी, हमारे गांव का ये हाल क्यों है? हर चेहरा उदास और हर आंख परेशान क्यों दिखती है? बेटी, यही गरीब किसानों की नियति है। श्याम ने गहरी सांस लेते हुए कहा। जमींदार जैसे लोग हमारी मजबूरी को हथियार बनाते हैं। हम खून पसीना बहाते हैं और वे उस मेहनत की कमाई छट कर जाते हैं। न हमारे पास अपनी जमीन है, न ही कोई अधिकार। यह सुनकर रानी के सीने में गुस्से की आग भड़क उठती है। उसकी आंखों में चमक और आवाज में ठहराव आ जाता है। पिताजी, अब आप फिक्र न करें। आपकी बेटी लौट आई है। यह अन्याय अब और नहीं सहेगा। मैं उसे दिखाऊंगी कि एक बेटी की ताकत क्या होती है। उसकी चालाकी का ऐसा सबक दूंगी कि वह भूल नहीं पाएगा। लड़कियां कुछ भी कर सकती हैं, बस दिल में आग और इरादों में जान हो। क्या मैं अपने पिताजी को वो हक दिला पाऊंगी जो सालों से छीना गया है? क्या इस गांव की मिट्टी में बेटियों की मेहनत का सम्मान कभी खिलेगा? या फिर ये लिंग भेद की काली छाया हमेशा हमारे सपनों को कुचलती रहेगी? क्या मैं, एक अकेली लड़की, गांव वालों की सोच को झकझोर कर बदल पाऊंगी? या जमींदार की ये आखिरी चाल मुझे और मेरे गांव को राख में मिला देगी? इस चिट्ठी में छुपा सच क्या है? न्याय की राह या तबाही का न्योता? जानने के लिए भाग 2 का इंतजार करें। अपनी राय बताएं और इस कहानी को हर उस शख्स तक पहुंचाएं जो सच और हिम्मत की जंग का गवाह बनना चाहता है।